गाड़ी एक आलीशान हवेली के सामने आकर रुकी। गेट पर बैठे गार्ड ने हवेली का दरवाजा वाक कर दिया। गाड़ी जन से गुजरती हुई आगे बढ़ी। अगर तुम गाड़ी के शीशों से अतराफ में देखो तो तुम्हें एक सरसब्ज व शादाब माहौल दिखेगा। पौधे, फूल और छोटे गमले ये हवेली की शान थे। अगर तुम इस रविश पर आगे बढ़ते जाओ जिस पर अभी गाड़ी चल रही है तो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखेगा जिस पर बड़े हुरूफ में लिखा था बहराम हाउस। दफतन तुम गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज से पीछे मुड़ो गे तो तुम्हें गाड़ी से बाहर निकलता हुआ वो शख्स दिखेगा। दराज कद, उठी हुई नाक, वो शख्स 100 में से एक था। वो बाहर से तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्या अंदर से भी वो खूबसूरत होगा? ये सवाल मैं तुम पर छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। अब वो कदम कदम चलता गेट की तरफ आ रहा था। वो गेट के सामने पहुंचा और फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रख दी। मसनूई जहानत ने उसकी उंगली के पोरों को पहचाना और दरवाजा खुलता चला गया। दरवाजे के अंदर का मंजर किसी ख्वाब जैसा था। ऐसा मंजर जो वही भी अपने ख्वाबों में सोचता है, ऐसा मंजर जो हर कोई पाना चाहता है। दीवारों के अतराफ छोटे छोटे गमले लटके हुए थे जिनमें मुख्तलिफ पौधे उगे हुए थे। हवेली के ऐन वस्त में एक मसनूई आबशार लगी थी जिसके अतराफ सुर्ख पत्थरों की रवेश थी। अगर तुम इस आबशार और इन पौधों को नजरअंदाज करके हवेली के दाईं तरफ देखो तो तुम्हें वो शख्स अंदर जाता हुआ दिखेगा। उसके हाथ में एक डब्बा था, नीले रंग का डब्बा। अगर तुम्हारी नजर कमजोर ना हो तो तुम देखोगे कि उस डब्बे पर 3 इमोजीज बनी हुई थी। वो इमोजीज क्या हैं, ये बात का मसला है। इस शख्स ने लाउंज के हैंडल पर हाथ रखा और उसे ज़रा सा नीचे झुकाया। दरवाजे के अंदर का लोहा पीछे सरका और वो दरवाज़ा खुलता चला गया। इस शख्स ने लाउंज के अंदर कदम रखा। रूम स्प्रे की हल्की चॉकलेटी खुशबू उसके नथनों से टकराई। वो कदम कदम चलता दीवार के साथ रखे सोफे पर बैठा तो उसकी नज़र सामने लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। ये वही पेंटिंग थी जो स्टूडियो में थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हो उठाया तो उसके अंदर भी वही पेंटिंग थी। उसने उस पेंटिंग को धीरे से उठाया और कदम कदम चलता उस दीवार पर लगी पेंटिंग के पास जा पहुंचा। उसने पेंटिंग एक हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से दीवार में लगे शीशे को ज़रा सा सरकाया और आहिस्ता से पेंटिंग उसके अंदर रख दी। वो शीशा सरकाता हुआ वापस सोफे पर जा बैठा। उसने फिर से पेंटिंग की तरफ देखा तो वो यूं महसूस हो रही थी जैसे दीवार पर ही लगी हो। वहाँ कई जगहों पर ऐसे ही फ्रेम्स लगे हुए थे। तभी लाउंज का दरवाजा खुलने पर उसने दरवाजे की तरफ देखा। मुलाजिम हाथ में कॉफ़ी का कप लिए अंदर आ रहा था। अब वो कदम कदम चलता उसके पास आया। सर, आपकी कॉफ़ी, मुलाजिम ने हल्की आवाज़ में कहा। उसने आराम से ट्रे के अंदर रखा कॉफ़ी का मग उठाया और उसे लबों से लगा लिया। उसने कॉफ़ी का एक घूंट भरा और उसे अपने अंदर उतारा। सुकून की एक शदीद लहर उसके अंदर दौड़ती चली गई। हाँ, वो मर तो सकता था लेकिन कॉफ़ी को नहीं छोड़ सकता था। वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसका नाम सैयद वरियाम शाह था। इसके वालिद का नाम सैयद बहराम शाह था। सैयद बहराम शाह पाकिस्तान के जाने माने सियासतदान थे। चंद साल हुए थे कि वो बीमारी की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले और वरियाम और उसकी अम्मी रह चुके थे। वरियाम की अम्मी का नाम सैयदा ज़ैनब था। वो भी अपने वालिद की तरह सियासत में कदम रखना चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसने अपनी प्राइवेट NGO खोल ली जिससे वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों की मदद करता। NGO के साथ साथ इसका एक न्यूज़ चैनल भी था, आवाज़ TV। वो अपने चैनल पर उन बेबस लोगों की आवाज़ सुनाता था जिनकी आवाज़ मुआशरा दबा देता था। अब्दुल हादी बासिल और वो तीनों दोस्त हैं। बासिल तो आवाज़ TV में काम करता था और अब्दुल हादी एक मोटिवेशनल स्पीकर था। वो कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रखता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर तुम लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर देखो तो तुम्हें वो खाली डब्बा दिखेगा जिस पर इन 3 इमोजीज के साथ लिखा था, तो ज़ोबिया। हाँ, फ्रॉम सैयद वरियाम शाह। महा, आ जाओ, पुलाव तैयार है, रुमेसा बेगम ने आवाज़ देते हुए कहा। वो उस वक्त किचन में मौजूद थी। उनके सामने कुछ प्लेट्स रखी थी जिनमें वो पुलाव निकाल रही थी। पुलाव की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। वैसे अम्मी, मेरे ख्याल से एक चीज़ की कमी है। शुक्र है कि तुम्हें भी बाहर आने का शर्फ हासिल हुआ, रुमेसा बेगम ने अपने लहजे में हल्की सी कड़वाहट लाते हुए कहा। बस बाजी, क्या ही करें, काम ही इतना होता है। अब की बार रुमेसा बेगम ने पीछे मुड़कर तेज आहों से उसे देखा। वो हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस थी। लंबे बालों को बेतरतीबी से कैचर में मुक़य्यद कर रखा था।
और दुपट्टा दोनों शानों पर फैलाए वो उंगलियां चटखाने में मसरूफ थी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दुपट्टा ढंग से ओढ़ा करो। चले अम्मी, वैसे अम्मी एक बात कहूं? बोलो, क्या कहना है? क्यों ना पकौड़े भी बना लिए जाए? तुम सिर्फ खाने पर जोर देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान मत देना। फिजिक्स की सप्ली लेकर बैठी हो, बेचारा बासिल बार बार कह रहा था कि ट्यूशन रख लो, ट्यूशन रख लो। अम्मी, आगे का डायलॉग मैं बोलूं? इनके तो सर पर लगी और तलवों पर बजी। इससे पहले कि रुमेसा बेगम का पारा और हाई होता, वो अंदर जा चुकी थी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। बस आ जाए बासिल, इलाज करवाती हूँ इसका, बंदोबस्त करती हूँ कुछ। ये शाम का वक्त था। सुबह हुई बारिश का असर अभी बरकरार था, इसीलिए गर्मी कम लग रही थी। वो पार्क के निस्बतन खामोश हिस्से में बैठा था। उसके चारों अतराफ शहतूत के लंबे लंबे दरख्त थे। गो के शहतूत का मौसम कब का गुजर चुका था, इसीलिए अब दरख्तों पर सिर्फ पत्ते बाकी रहे थे। उसके हाथ में एक मोटी जिल्द वाली किताब थी। वो इस वक्त किताब के सफ़े पलटने में मसरूफ था। मतलूबा सफ़े पर पहुंचने पर उसने अपनी उंगली सफ़े पर रखी और पढ़ना शुरू किया। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, तकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आयत 1, अलिफ लाम रॉ, ये रोशन किताब की आयतें हैं। आयत 2, हमने इसको अरबी ज़बान का कुरान बनाकर उतारा है ताकि तुम इसे समझ सको। आयत 3, ए मोहम्मद, हम इस कुरान के ज़रिए से जो हमने तुम्हारी तरफ वही किया है, तुम्हें एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे। आयत 4, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आयत 5, उन्होंने कहा कि बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक चाल चलेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आयत 6, और इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें बातों और ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा और अपनी नेमत तुम पर और आले याकूब पर इसी तरह पूरी करेगा जैसे इससे पहले तुम्हारे अजदान इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की थी। बेशक तुम्हारा रब बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। कभी कभी मैं सूरह यूसुफ पढ़कर हैरान होता हूँ। वो अब खुद से कह रहा था। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इंसानों के कैसे कैसे रंग दिखाए। पहले अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की शुरुआत में अपने प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनके भाइयों की सच्चाई आश्कार करवाई। फिर जुलैज़ा वाले क़िस्से से अल्लाह ताला ने यह साबित किया कि वो अपने नबियों की हिफाजत आप करता है। फिर छुरी वाले वाक़े से अपने प्यारे नबी का मौजज़ा ज़ाहिर किया। वो सूरह यूसुफ रजमा के साथ पढ़ रहा था। साथ साथ वो तफसीर पढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तफसीर को सही से वक्त नहीं दे पा रहा था। उसने अभी तक सूरह यूसुफ के सिर्फ 4 रुकू तफसीर के साथ पढ़े थे। वो कुरान मजीद को बंद करता, उठ खड़ा हुआ और पास मौजूद लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगा। पीछे मौजूद शहतूत के दरख्त हैरत से उसे देख रहे थे। ये ओपन किचन का मंजर था। हवा में फैली धीमी कॉफ़ी की खुशबू और कोको पाउडर की महक ये महसूस कराने के लिए काफ़ी थी कि कोई कॉफ़ी का शौकीन कॉफ़ी बना रहा है। वो सुबह वाले कपड़ों में मलबूस था, बस फ़र्क ये था कि नीचे सैंडल की जगह अब चप्पल ने ली थी। उसके एक कान में एयरबड लगा था और वो अब कॉफ़ी फेंट चुका था। उसने साथ मौजूद बर्तन में रखा दूध उठाया और कप में डालने लगा। कॉफ़ी अब मुकम्मल तैयार थी। उसने कप उठाया और स्टडी की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम कुछ इस तरह से था। सामने एक बड़ी अलमारी थी जो किताबों से भरी थी। बाईं तरफ खिड़की थी जो इस वक्त बंद थी। पीछे की दीवार के साथ एक बड़ा सोफ़ा रखा था। दाईं तरफ स्टडी रूम का दरवाज़ा था। सोफ़े के ऐन सामने एक मेज़ रखी थी जिस पर उसकी कॉफ़ी का कप रखा था। वो अलमारी के सामने खड़ा था। वो बारी बारी सारी किताबों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द प्रॉफिट बाय खलील जिब्रान। उसे आज के लिए बेहतरीन किताब मिल चुकी थी। वो धीरे से चलता हुआ मेज़ तक आया और अपनी कॉफ़ी का कप उठाया कर सोफे पर बैठ गया। उसने किताब का पहला सफ़ा खोला और कॉफ़ी का पहला घूंट भरा। यकीनन वो कॉफ़ी बहुत मज़ेदार थी और इस किताब के साथ तो उसका मज़ा दोबाला होने वाला था। आसमान में मौजूद सफ़ेद गोले, जिसे हम सूरज कहते हैं, को थकन का एहसास हुआ तो वो अपने सुनहरी रथ पर बैठकर मगरिब में समंदर की तरफ कूच कर गया।
उसे रात को लंबी पुरसुकून नींद लेनी थी ताकि वो सुबह हशाश बशाश होकर इंसानों को रोशनी फहराम कर सके। ऐसे में अगर आसमान की तरफ देखा जाए तो आसमान भी रोशनी से खाली ना था। सूरज की जगह चांद ने ले ली थी और चांद की देवी लूना पूरी जमीन को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर रही थी। ऐसे में शहर होने की वजह से सितारों को देख पाना तो नामुमकिन न था, अलबत्ता चांद सही से दिख रहा था। ए शहर लाहौर, काश के हम तुमसे सितारों को भी देख पाते। स्याह आंखों वाले लड़के ने दरवाजे पर दस्तक दी तो रमीसा बेगम ने दरवाजा खोला। आ गए तुम? नहीं बाजी, मैं अभी ऑफिस में मौजूद हूँ, 1 घंटे में निकलूंगा। वो अपनी सारी परेशानी ऑफिस में छोड़कर आता था। वो अपने घर में एक हशाश बशाश लड़के की तरह रहता था। जल्दी से फ्रेश होकर टेबल पर आ जाओ, मैं और महा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रमीसा बेगम उसके सर पर हल्की सी चपत आते आगे बढ़ गई। जब वो फ्रेश होकर आया तो उसने हल्के बेज कलर की शलवार कमीज जेबतन कर रखी थी। लैपटॉप कहाँ है? माहा ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी तरफ दौड़ी चली आई। लैपटॉप आज ऑफिस में भूल आया हूँ। माहा को यूँ महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही हो। आप ये नहीं कर सकते, मेरी मूवी थी, मैंने मूवी देखनी थी। वो मुनमुनाते हुए पैर पटकती कमरे की तरफ बढ़ गई। रमीसा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन है, उसके अंदर। बच्चा तो जागना ही है, अब तुम टेबल पर आ जाओ, मैं माहा को बुला लाती हूँ। वो गुनगुनाते हुए टेबल की तरफ बढ़ गया। ये घर कुछ इस तरह था। घर में दाखिल होते ही सामने एक छोटा सा सेहन दिखाई देता था। सेहन के दाएं जानिब एक बरामदा था जिसमें कुल 3 कमरे थे और बाएं जानिब ओपन किचन था। किचन काउंटर पर खड़े बासिल के हाथ में जूस की बोतल थी। उसने बोतल जैसे ही लबों से जुदा की तो एक चालाक मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता कर लिया। उसने माहा का फेवरेट जूस पी लिया था और आमने से माहा चली आ रही थी। चलो, ये एक जूस आप पर माफ़ है क्योंकि मैंने आपके कमरे से लैपटॉप उठा के अपने कमरे में रख दिया है। वैसे जानते तो हैं आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो फिर क्यों बोलते हैं? बासिल को 440 वॉट का करंट लगा है। उसने लैपटॉप बेड के गद्दे के नीचे छुपाया था, उसने कैसे उठा लिया? खैर वो तो उससे बाद में देख लेगा। अभी तो पुलाव की इश्तिहा अंगेज खुशबू उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। वो इस वक्त अपने बरामदे में था। बरामदे में लगी शेल्फ का कपड़ा हटाकर उसने उसमें जाए नमाज रखी और पीछे मुड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ रहा हूँ, रुको। वो कदम ब कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई न था। ये क्या? बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये आवाज़ उसके कानों से टकराई और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने बेड पर मौजूद था। ये सब अभी उसके साथ क्या हुआ था? इश्क। जहन इस सब को प्रोसेस करना चाह रहा था लेकिन वो सही से प्रोसेस कर नहीं पा रहा था। उसने साथ रखे मोबाइल से टाइम देखा तो 3:45 हो रहे थे। वो जल्दी से उठा और वुजू करने बाहर की तरफ चला गया। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उसके जहन में यही एक आयत चल रही थी।